डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th में रेस्पिरेशन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, लंग्स की संरचना क्या होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से जंतुओं में पाए जाते हैं, साथ ही साथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो श्वसन तंत्र के अंग होते हैं, नासा गुहा है, नासापट है, या फिर ट्रेकिया है, श्वास नली, या ब्रांकस है, ब्रांकाई है, ब्रैंकियोल्स है, टर्मिनल ब्रैंकियोल्स है, एलियोलस है, एलियोलाई है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। साथ ही साथ लंग्स के स्ट्रक्चर में बताए थे कि हमारा लंग्स जो होता है, फेफड़ा जो होता है, द्विपिंडकी होता है। दो फेफड़े वक्ष में दाएं और बाएं भाग में पाए जाते हैं, जिसमें हमने आपको यह भी बताया था कि जो दाहिना फेफड़ा होता है, जो दाहिना फेफड़ा होता है और बायां फेफड़ा होता है, दोनों में अंतर भी आपको हमने दिया था, जिसमें कि दाहिने फेफड़े में 3 कक्ष बताए थे, बाएं फेफड़े में 2 कक्ष बताए थे। तो स्ट्रक्चर तो हो चुका है। अब हम जो लंग्स के बारे में कहा जाता है कि लंग्स की क्या कैपेसिटी होती है, यानी कितनी हवा जो है इंस्पिरेशन के तहत हम अंदर भर सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, कितना रेजिडुअल होता है, उसके बारे में यहाँ पे टाइडल एयर वॉल्यूम कह रहा है कि जो ज्वारीय वायु का आयतन होता है वो 500 मिलीलीटर होता है। यानी सामान्य वे में हम एक बार जब हवा लेते हैं, बाहर की हवा को अंदर खींचते हैं, तो उसमें 500 मिलीलीटर हम एयर को अंदर प्रवेश कराते हैं, यानी उसकी मात्रा 500 मिलीलीटर होती है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो 500 मिलीलीटर वायु होती है, उसमें से 350 मिलीलीटर जो है वायु रेस्पिरेशन में या श्वसन में यूज की जाती है। जो 150 मिलीलीटर वायु होती है, 150 मिलीलीटर वायु होती है, वो डेथ स्पेस के रूप में जानी जाती है। अर्थात जो भी श्वास नली या श्वास के जो अंग होते हैं, श्वसन के जो अंग होते हैं, उन अंगों में इस वायु की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है पाई जाती है, रहती है, यानी वो मृत स्पेस के रूप में उसको हम जानते हैं। 350 मिलीलीटर वायु जो है वो श्वसन में भाग लेती है। साथ ही साथ कह रहा है कि इंस्पिरेटरी रेजियम वॉल्यूम क्या होता है। क्या यहाँ पे लिखा हमने, इंस्पिरेटरी रेजियम, ये रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, यानी अंतः श्वसन की जो रिजर्व वॉल्यूम IRV ये 3100 मिलीलीटर होती है, यानी चेष्टा के साथ हम इतनी वायु को अंदर भर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति जो है एक चेष्टा करके और 3100 मिलीलीटर वायु को अपने अंदर भर सकता है फेफड़े के अंदर। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV को कह रहा है कि जब हम निह श्वसन कह सकते हैं, उसको एक्सपिरेशन कर देते हैं, वायु को बाहर फेफड़े से निकाल देते हैं, तो वो जो है उसके बाद जो रिजर्व वॉल्यूम होता है वो ERV कहलाता है, जो 1200 मिलीलीटर होता है। ठीक है, रेजिडुअल एयर वॉल्यूम यानी हवा फेफड़े से बाहर निकालने के बाद जो अवशेष एयर बचती है, उसको रेजिडुअल एयर वॉल्यूम कहते हैं, यानी अवशेष वायु आयतन। यह RV कहलाता है, जो 1200 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1200 मिलीलीटर। टोटल लंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल लंग कैपेसिटी यानी संपूर्ण जो फेफड़े की क्षमता होती है, जिसको TLC कहते हैं, TLC टोटल लंग कैपेसिटी, ये 600 मिलीलीटर होती है। यानी 600 मिलीलीटर वायु जो है हम फेफड़े में भर सकते हैं, इसकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है।
ठीक है। तो ये तो आपके फेफड़े की क्या कैपेसिटी होती है, उसके बारे में कितनी एयर को हम भर सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, इसके बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे श्वसन की जो मैकेनिज्म होती है, श्वसन की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे हम हवा को अंदर भरते हैं बाहर निकालते हैं, और फिर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है एलियोलाई के अंदर, कुपिका के अंदर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक जैसे कहा जाता है कि जो नासा गुहा होता है ये आपका, और जो मुख का गुहा होता है, ठीक है, ये दोनों आकर के इस तरह से इस फिगर के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। ये दोनों फेफड़े यहाँ पे ये दोनों फेफड़ों के अंदर ये ब्रांचिंग हो जाती है। ये ब्रांचिंग हम आपको बता चुके हैं। और लास्ट में कुपिकाएं, ये कुपिकाएं होती हैं, ठीक है। इसी तरह से, और ये जो आपकी श्वास नली होती है, इस श्वास नली में कह रहा है कि यह विंड पाइप जो इसकी होती है ये कार्टिलेज के छल्लों से घिरी होती है इस तरह से। ये तो आपका नासोफेरिंक्स है, और यह है ओरोफेरिंक्स। ये आपका लैरिंग्स हो गया, ठीक है। श्वासनाल ट्रैकिया, और ये ब्रोंकस, और ये जो क्षेत्र होता है जहाँ पे फेफड़े में प्रवेश करता है उसको हम हिलस बोलते हैं। ये हिलस हो गया, ये आपका लंग है, ठीक। ये एल्वियोलाई है। अब देखिए, इसमें हम आपको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरह से एयर जो है प्रवेश करती है। तो दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी इसको बोलते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं हिंदी में? निश्वसन। और एक होता है एक्सपिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन जिसको निःश्वसन कहते हैं हिंदी में। यानी एक प्रक्रिया जो होती है उसमें एयर को हम अंदर प्रवेश कराते हैं, फेफड़े में भरते हैं, बाहरी वातावरण से हवा को अंदर भरते हैं तो इसको इंस्पिरेशन कहते हैं, और फेफड़े से हवा को या बाहरी हवा को हम बाहर निकालते हैं उसको एक्सपिरेशन या निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निःश्वसन। इस नासा गुहा से O2 को हम ग्रहण करते हैं और इसी नासा गुहा से हम CO2 को निकालते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नासा गुहा है इससे एयर को O2 को हम लेते हैं, और यह O2 जो है लैरिंक्स ट्रैकिया से होते हुए ब्रांकस ब्रांकाई, है ना, और इसके बाद लास्ट में एलियोलाई कुपिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर यहाँ से हम CO2 को लेते हैं जो कि ब्लड से ली जाती है। कोशिकाओं के अंदर से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस जब हम नासा गुहा से निकालते हैं एयर को बाहर, एक्सपिरेशन करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाती है। O2 को लेते हैं और फिर CO2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है हम रेस्पिरेशन में करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से
कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की क्रिया होती है। तो आपको मालूम है नीचे नीचे जो है यहाँ पे डायफ्राम होता है, ये आपका डायफ्राम है, ये डायफ्राम होता है, और आगे की तरफ और साइड में पार्श्व की तरफ पसलियां होती हैं, रिब्स पाई जाती हैं। डायफ्राम, रिब्स और हमारे रिब्स के अंदर और डायफ्राम के अंदर इंटरकास्टल मसल्स होती हैं। अंतरा परसुप पेशी और बाह्य अंतरा परसुप पेशियां पाई जाती हैं। जब ये पेशियां संकुचित होती हैं, अंतरा परसुप पेशी और बाह्य अंतरा परसुप पेशी जो होती हैं, मसल्स होती हैं, वो जब संकुचित होती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि ये जो आपका डायफ्राम होता है थोड़ा नीचे जाता है। क्या कर रहे थे, डायफ्राम जो है थोड़ा नीचे जाता है, और साथ ही साथ जो रिब्स होती हैं वो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, जब ये मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो डायफ्राम जो है थोड़ा सा ऊपर जाता है, और जो रिब्स होती हैं, फेफड़े को चारों तरफ से घेरे हुए रिब्स, ये ऊपर की तरफ उठती हैं और आगे की तरफ जाती हैं। तो क्या होगा कि जो वक्ष का वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा। जैसे हम एयर ले रहे हैं, ठीक है, बाहरी हवा को ले रहे हैं, तो आप देखिए ये जो हमारा जो रिब्स है, वो रिब्स का पोजीशन जो होता है ऊपर जाता है और आगे की तरफ बढ़ता है, और डायफ्राम जो है वो आपका थोड़ा सा कह रहा है कि डायफ्राम थोड़ा सा नीचे जाता है, और इस दौरान क्या होता है कि वक्ष का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो फेफड़े का जो वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ता है, और इस दौरान हम इंस्पिरेशन करते हैं, निश्वसन करते हैं। ठीक है, निश्वसन करते हैं। और जैसे अब यहाँ पे क्या होगा कि इस दौरान जो फेफड़े का वॉल्यूम होता है वो तो बढ़ जाता है, और अंदर जो फेफड़े के अंदर जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और बाहर जो वायुमंडल का प्रेशर होता है अधिक होता है, 2 से 3 या 4 mmHg, और यह वायु जो है अंदर हमारे फेफड़े के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ कि जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो जो मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और पसलियां आगे और ऊपर जाती हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, फेफड़े का आयतन बढ़ता है, बाहर का वायु दाब अधिक होता है, और हवा बाहरी एयर जो है अंदर हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद एक्सपिरेशन होगा। तो जब एक्सपिरेशन होगा तो फिर कह रहा है कि जो मसल्स होती हैं, जो पेशियां होती हैं, वो शिथिल होती हैं, और जब शिथिल होती हैं तो डायफ्राम जो नीचे गया है पूर्वावस्था में थोड़ा ऊपर आएगा, और जो रिब्स होती हैं वो आगे की तरफ निकली थी और फिर ऊपर की तरफ गई थी, वह अपने पूर्वा स्थिति में आ जाएंगी। जैसे आप देखेंगे हमने इंस्पिरेशन किया, ये पोजीशन हो गई, यानी रिब्स आगे ऊपर गई, और जो स्टर्नम आपका जो डायफ्राम है नीचे गया, और फिर हम एक्सपिरेशन करेंगे। एक्सपिरेशन किए तो फिर मसल्स जो है वो रिलैक्स होती है, और रिब्स जो है वो अपने पूर्वा स्थिति में आएगी, डायफ्राम पूर्वा स्थिति में आएगा, और एयर जो है बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का। अब देखिए हम बात करेंगे कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो हमने यह भी आपको बता चुका हूं कि किस तरह से ब्रांचिंग होती है। 25 बार जो है, कम से कम 25 बार ब्रांचिंग होता है इस ट्रेकिया का, आगे चल करके ब्रैंकस में, फिर ब्रैंकियोल में, टर्मिनल ब्रैंकियोल में, फिर इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बाद ब्रैंकियोल, टर्मिनल ब्रैंकियोल, फिर एलियोलस, एलियोलाई। अब अंदर आप देखेंगे कि जो ये आपकी एलियोलाई होती हैं, ठीक है, ये वायु कोश
यानी एलियोलस के अंदर इस तरह से ये पाई जाती हैं। ये एलियोलाई हो गया, ये एलियोलाई यानी कूपिका है, ये कूपिका है, ठीक है। अब इसके कूपिका के चारों तरफ कह रहा है कि महीन कैपिलरीज जो है इसको घेरे हुए होती हैं, जैसे कि इस तरह से महीन कैपिलरीज इसको घेरे हुए होती है। और ये कैपिलरीज यानी केशिकाएं बहुत महीन आवरण की होती हैं और यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो प्रत्येक कूपिका को घेरे हुए पल्मोनरी आर्टरी भी होती है और पल्मोनरी वेन्स भी होती है। आपको मालूम है पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी जो है, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो ये घेरे हुए होती हैं। अब जैसे हम इंस्पिरेशन करते हैं तो कूपिका के अंदर आ करके O2 जो है यहाँ पे भर जाता है, ठीक है, ये O2 भर गया। अब जब O2 भर जाता है तो फिर इस O2 को आप कैपिलरीज के अंदर भेजते हैं और कैपिलरीज से फिर ये सेल्स यानी टिश्यू में जाएगा, कोशिका में जाएगा और उस कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन कैपिलरीज के माध्यम से फिर इस कूपिका में आएगा, एलियोलाई में आएगा और कूपिका जो है वो वापस एक्सपिरेशन के थ्रू जो है उसको यहां से बाहर निकाल देगी, ठीक है। यहां से इस तरह से एक्सपिरेशन हो जाएगा और CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब बात ये आती है कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए विसरण के तर्ज पे यानी विसरण की जो क्रिया होती है, ये विसरण के आधार पर ही गैसेस एक्सचेंज होता है। अब विसरण को समझने के लिए आप इसको एक विसरण क्या होता है उसको आप इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। सपोज करिए कि आपके पास एक जार है, ठीक है, और इसमें आप क्या भरे हैं, ये जल को लिए हैं। तो कह रहा है कि जैसे इसमें एक बूंद आप स्याही अगर डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब ये स्याही आती है इस तरह से, ये बूंद है ना। अब इस स्याही को कह रहा है कि विसरण के आधार पर इस पूरे जार में ये फैलेगी। किस आधार पे? विसरण के आधार पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां पे स्याही की बूंद होती है वहां स्याही के अणुओं की जो कंसंट्रेशन होता है वो अधिक होता है अपेक्षाकृत पूरे स्पेस के। तो विसरण की परिभाषा क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी कह रहा है कि अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन ही विसरण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ जब ये देखेंगे दूसरे केस में, जब ये स्याही की बूंद जो है अब पूरा ये चारों तरफ ये फैल जाती है, ठीक है, यहाँ आप देखिए ये पूरा फैल गई यानी विसरित हो गई। क्या कहा हमने? विसरित हो गई, इसी को विसरण कहते हैं। तो इसी आधार पे यहाँ पर विसरण की क्रिया होती है और कह रहा है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो पाया जाता है। अब प्रश्न यह है कि ये विसरण की जो क्रिया होती है इसके माध्यम से अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज होता है तो आखिर गैसेस एक्सचेंज होता है तो इसमें बनता क्या है? तो कह रहा है कि जब आप जैसे कि देखते हैं ग्लूकोज, आपको मालूम है ग्लूकोज प्लस O2, ठीक है, ग्लूकोज और O2 आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजनेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो बनता क्या है? CO2 बनता है और क्या बनता है? एनर्जी बनता है।
ये एनर्जी बनता है। एनर्जी जो बनती है उसका हम यूज करते हैं, शरीर के जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम बाहर निकाल देते हैं। ये भी आपको समझना होगा कि जो हम इंस्पिरेशन में बाहरी वातावरण से जो हवा को लेते हैं उस हवा में होता क्या है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में कह रहा है कि इंस्पिरेशन में जो हम बाहरी एयर लेते हैं उसमें O2 जो है 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। और CO2 की जो मात्रा होती है वो 0.04% होती है। 0.04% होती है। कुछ वाटर पेपर्स होते हैं, है ना, वाटर वेप होता है, यानी जल वाष्प होता है, वो कम मात्रा में होता है, ठीक है। एक्सपिरेशन के केस में जो एक्सपिरेशन होता है, जो हवा हम बाहर निकालते हैं उसमें कह रहा है कि जो O2 की मात्रा होती है। अब देखिए, जो हम बाहर निकालते हैं तो ये मत समझिएगा कि O2 होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते, ऐसा नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ जो है 16% हम एक्सपिरेशन यानी जो हवा बाहर निकालते हैं फेफड़े से उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। CO2 की मात्रा जो है यहाँ ध्यान देने की बात है 4.4% होता है, यानी ये CO2 एक्सपिरेशन में ज्यादा होता है, इंस्पिरेशन में बहुत कम होता है। और जो वाटर वेपर्स है ये कह रहा है कि लिटिल यहाँ कम मात्रा में था लेकिन यहाँ ज्यादा मात्रा में ये जल वाष्प जो है बाहर निकलता है। तो ये तो गैस, कौन सी गैस जो है इंस्पिरेशन में कितनी मात्रा होती है, एक्सपिरेशन में कितनी मात्रा होती है, उसको हमने समझाने का प्रयास किया है। दूसरी बात कर रहा है कि यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रक्रिया के बाद ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उससे एनर्जी हमको मिलती है। इस फिगर में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो फिगर बनाया गया है इसको हार्ट से जोड़ करके हमने इसको ड्रा किया है ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, इंस्पिरेशन की क्रिया हुई, ठीक है, इंस्पिरेशन की क्रिया हुई और एल्यूलाई में ये भर गया। ये O2 आकर के प्रत्येक एल्यूलाई में भर जाता है और उसका हम यहाँ पे एल्यूलर जो एयर है उस एयर का ये PCO2 यानी एल्यूलस के अंदर ये बताया गया है, जिसमें कि PO2 104 mmHg होता है। पार्शियल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि गैसों का मिश्रण है, उसमें किसी एक गैस का क्या व्यक्तिगत आंशिक दाब होता है, कितना उस गैस के मिश्रण पर अपना व्यक्तिगत प्रेशर डाल देती है, प्रभाव डालती है, उसी को हम आंशिक दाब कहते हैं उस गैस का। यानी जैसे ऑक्सीजन का PO2 104 है, ठीक है, ऑक्सीजन का PO2 104 है, mmHg है, तो यह ऑक्सीजन जो है इसमें इसका आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होगा और PCO2 पार्शियल प्रेशर CO2 का जो है 40 mmHg है। तो जैसे हम इंस्पायर्ड करते हैं एयर को, एल्यूलाई में भरते हैं, कूपिका में भरते हैं, यह कूपिका में भरने के बाद यहाँ पे डिफ्यूजन की क्रिया होती है और हमने बताया कि एल्यूलाई जो है वो आपकी घिरी होती है कैपिलरी से, और जब कैपिलरी से घिरी होती है तो इसकी दीवार इतनी थिन होती है कि इस दीवार से जो है, इस झिल्ली से गैसों का विसरण हो सके, यानी गैस इस पार से उस पार जा सके, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है आप यहाँ पे देखेंगे, ये ऑक्सीजन कूपिका में भरी तो इसका PO2 104 है यानी अधिक है, तो यह विसरित होकर के आ गई आपके इस किस्का के अंदर, या आप नलिका के अंदर कर सकते हैं, तो किस्का में आ गई।
अब देखिए ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको रेड से हमने दिखाया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड होता है। वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है चमकीला लाल होता है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एक तरह से कहा जाता है कि डार्क होता है। रेड होता है लेकिन डार्क होता है, चमकीला लाल नहीं होता है। तो इसको ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये चला जाता है आपके बाएं आलिंद में जाता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और फिर बाएं निलय से ये चला जाता है आपके टिश्यू के अंदर, कोशिका के अंदर। ये कोशिका है, टिश्यू है। पल्मोनरी वेन यहाँ लाती है आपके बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और फिर ये चला जाता है सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका में चूंकि जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो इधर से यह सेल्स जो होती है या टिश्यू जो होता है वो O2 को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को यहाँ विसरित कर देता है, और वह विसरित करेगा आपका सिस्टमेटिक वेन्स के थ्रू, जो CO2 युक्त ब्लड होगा, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। हमने इसको एक तरह से ब्लैक से दिखाया है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाता है दाहिने आलिंद में, राइट आर्किल में, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये फिर निकल जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। चूंकि डीऑक्सीजनेटेड है तो ये आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और ये जाएगा लंग्स के अंदर, और लंग्स में जाता है तो वहां पे कोशिकाओं के अंदर, चूंकि कोशिकाओं में इस CO2 को भेजना है, तो यह लंग्स के अंदर जाता है, और कोशिका में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसका CO2 विसरित होकर के और कोशिका में चला जाता है, और कोशिका से फिर यह जो है आपका एक्सपीरेशन के थ्रू एक्सपायर्ड हो जाता है, यानी यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एक इंस्पायर एयर है और एक एक्सपायर एयर है। जैसे आप इसको कह सकते हैं कि एक्सपीरेशन है ना, इंस्पायर्ड है और ये एक्सपायर्ड है। एक ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, यानी एयर को ले रहे हैं, और एक ब्रीद आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो ये निकल गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैसे हम एयर को इंस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, कोशिका में भरती है विसरित हो करके, और यहाँ पे ऑक्सीजन का PO2 अधिक है तो ये आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये आपके बाएं आर्किल में, बाएं आर्किल से बाएं वेंट्रिकल में, बाएं वेंट्रिकल से ये फिर जो है महाधमनी के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में जाएगा। टिश्यू से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी CO2 है वो विसरित होकर के आ जाएगा आपका सिस्टमेटिक वेन्स, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टमेटिक वेन्स में आएगा, और फिर यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, चूंकि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यह आपका जाएगा दाहिने आलिंद में, दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यह फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाएगा, और यह फेफड़े में जैसे जाएगा तो उसके कोशिकाओं में विसरित होकर के CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी, एक्सपायर्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी ब्रीद आउट हो जाएगी। तो आप इस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से रेस्पिरेशन के केस में आपने देखा कि कैसे जो है ऑक्सीजन के थ्रू हमारे जो शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, वो कैसे जो है ऑक्सीजनेटेड होते हैं, और फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कैसे CO2 निकल करके और फिर बाहर निकल जाती है, यानी बाह्य वातावरण में ये चला जाता है। यहाँ पे एक कोशिका कह रहा है कि एक जो एल्यूलाई होती है वो तमाम महीन महीन कैपिलरीज से घिरी होती है, और उस कैपिलरीज जैसे एक कोशिका का आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये चारों तरफ से महीन महीन कैपिलरीज से
ये जो है वो घिरा हुआ है। और विसरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्योंकि यहाँ पे O2 है, तो जैसे ही O2 का यहाँ PO2 अधिक होगा, अब यह O2 विसरित होकर के इस कैपिलरीज में चला जाएगा और इस कैपिलरीज का जो CO2 है विसरित होकर के आ जाएगा इस कूपिका में, और उस कूपिका को हम बाहर उस कूपिका से हम CO2 को फिर यहाँ पे वापस एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो इसी रास्ते से O2 को लेते हैं और इसी रास्ते से CO2 को हम बाहर निकालते रहते हैं। और क्षण क्षण जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता रहता है, और जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो विसरण के तर्ज पे होता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गैस जो है विसरित होती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग श्वसन की क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल स्टडी किए। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर यह समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और इसके बाद जो है हम रेस्पिरेशन के और कुछ पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।